हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 18 और चैप्टर 18 के क्लास 7th में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 18.8, जिसका कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया था कून टकर कंडीशंस का यूज़ करके। कून टकर कंडीशंस आपको याद होगा, स्लैक कंस्ट्रेंट हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर स्लैक के लिए जो कंडीशन लगता है ग्रेटर देन, आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ऐसा कुछ था उसमें। हाँ, ऐसा कुछ था कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। और फिर उसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, एक एग्जाम्पल किया था और उसमें से फिर हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले थे। तो हमारे 3 पॉइंट्स निकल करके आए थे। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास को किया है ना, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप वो 6th क्लास कर लें, फिर 7th क्लास में तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, जो भी हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ किया था काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, तो अभी फिर से कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और एग्जाम्पल करेंगे आज हम लोग, एक और एग्जाम्पल करेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें 4 केसेस हैं। जिसको भी वो एग्जाम्पल समझ में आ गया, समझ लो कि ये लास्ट की जो 3 क्लासेस है ना चैप्टर 18 की, जो न्यूली ऐड हुआ है, 2-3 साल पहले ही ऐड हुआ, ज़्यादा नहीं था पहले ये, तो इन सारे टॉपिक्स को फिर आप समझ जाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप क्लास 6th कर ले, तभी आप क्लास 7th करें, डायरेक्टली क्लास 7th नहीं समझ में आएगा। तो जो भी हमने क्लास 6 में एक एग्जाम्पल में किया था ना, पहले उन सारी बातों को, क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं किया था, उन सारी बातों को एक जनरल मेथड में क्या क्या हो सकते हैं मेथड, उसमें हम लोग सारे स्टेप्स को पहले लिख लें, क्योंकि यही मेथड आप याद जब भी देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो हेडिंग देना आप मेथड फॉर, अभी जनरल मेथड लिखवा रहे हैं, 3-4 स्टेप हैं। जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग दी general non-linear प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर 19 में भी है, लेकिन यहाँ पर यूजिंग कून टकर कंडीशंस आ जाएगा, या यूजिंग लैग्रेंजियस मेथड अलोंग विद कून टकर कंडीशंस। तब आपको फिर 19 वाला लॉजिक नहीं लगाना, चैप्टर 18 का ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम लोग लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं, वो तो सेम टू सेम है। तो पहले तो क्वेश्चन को हम लोग पहचानते हैं, क्वेश्चन या तो मैक्सिमाइज का होगा या फिर मिनिमाइज का होगा। क्वेश्चन क्या होगा, मैक्सिमाइज का या फिर मिनिमाइज का। एफ एक्स इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू, ये भी जनरल है इसलिए कोई फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन नहीं लिख रहे हैं। एफ एक्स कोई भी फॉर्म हो सकता है, सब्जेक्ट टू जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू सी जे, इसको भी जनरल फॉर्म में रहने दिया कंस्ट्रेंट को, जी जे एक्स के फॉर्म में। और जे जो है वो 1 2 3 बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, लाइक एम कंस्ट्रेंट। अगर जे की वैल्यू एम है, सपोज एम इज 5, तो 5 कंस्ट्रेंट होंगे, G1 दिस, G2, G3, G4, G5 लाइक दिस वे, बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। वेयर एक्स क्या है, तो एक्स डिनोट्स वेक्टर। भाई जितने वेरिएबल का फंक्शन होगा, मान लो एक्स वाई जेड 3 का है तो 3 वाला वेक्टर होगा, 10 का है तो 10 वाला वेक्टर होगा। 10 का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक सेंस उसका निकलता है। हेट्रोजीनस सिस्टम में जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था वही बात है यहाँ पे। तो x1 x2 से लेकर के xn के जितने भी होंगे कोऑर्डिनेट्स, वो एक वेक्टर फॉर्म में होंगे। जो हमारा पॉइंट नहीं निकलता वही वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टेप 1 सबको पता है, स्टेप 1 में क्या है, लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है हमें, लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनेगा, तो लैग्रेंजियन x इज इक्वल टू जो हमारा एफ एक्स है, देखो ना ये है ना एफ एक्स, और माइनस लैम्डा इंटू जी जे एक्स, तो उसी चीज़ को लिखने जा रहे हैं। माइनस, अब जी जे कितने हैं, कंस्टेंट कितने हैं, तो m नंबर ऑफ का, m फॉर मंकी,
m नंबर ऑफ कंस्टेंट है तो उतने ही लैम्डा भी होंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, हर कंस्टेंट के साथ एक एक लैम्डा लगेगा। तो समेशन लैम्डा जे जी जे एक्स माइनस सी जे, मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, अगर राइट हैंड साइड पे 0 होता है तभी लगाते हैं उसके साथ लैम्डा जे। और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 1 से लेकर के m तक है, तो 1 से लेकर के m तक जाएगा। वेयर आपको लिखना पड़ेगा लैम्डा 1, लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा m आर लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। भाई जितने कंस्टेंट होते हैं उतने तो मल्टीप्लायर्स लाने ही पड़ते हैं। मल्टीप्लायर्स एसोसिएटेड विथ किसके साथ, m कंस्टेंट के साथ, एसोसिएटेड विथ दी m कंस्टेंट्स। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 में आपको याद होगा कि लैग्रेंजियन को हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं एक्स आई के साथ। जितने वेक्टर हों जितने कोऑर्डिनेट होंगे वेक्टर के, लाइक एक्स वाई जेड, तो सबके साथ करते हैं ना, एक बार एक्स के साथ, एक बार वाई के साथ, एक बार जेड के साथ, उसी चीज को लिख रहे हैं। इज इक्वल टू डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स आई। भाई एक्स आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एल एच एस और आर एच एस दोनों में होगा, माइनस समेशन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के अंदर में अगर f1 प्लस f2 है तो बाहर में टूट जाएगा, df1 प्लस df2 हो जाता है। ये सब आपने किया हुआ है। तो समेशन m नंबर ऑफ कंस्टेंट है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो अंदर जा सकता है लैम्डा जे इज कांस्टेंट, सो इट नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएटेड। और डिफरेंशिएट हम करेंगे किसको, डेल बाय डेल एक्स आई को और जी जे एक्स। और ये कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और इन सारे कंडीशंस को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। याद होगा आपको, डेल लैग्रेंजियन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल लैग्रेंजियन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। तो वही चीज हम लोगों ने लिख दिया है और सबके लिए एक ही साथ लिख दिया। और i इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, 1 2 3 से लेकर के n तक, ये अपने आप हो गया। दैट मीन्स देयर आर n वेरिएबल्स एंड m कंस्टेंट। अब स्टेप 3 में है इंट्रोड्यूसिंग स्लैक। और याद रहे कून-टकर कंडीशंस में फिर हम लोग लैम्डा जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, खाली वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लैम्डा के रिस्पेक्ट में नहीं करते। तो इंट्रोड्यूस, अब हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। इसी के ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, इसलिए इतना ध्यान दे करके बता रहे हैं और आपको कह रहे हैं आप लोग भी ध्यान दो। इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, लैम्डा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है ना आपको, सारे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को हम लोग नॉन नेगेटिव ही मानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 0 तब हो सकते हैं जब जी जे एक्स जो है वो किससे छोटा हो जाए, सी जे से छोटा हो जाए। याद है, एक इनइक्वलिटी तो दूसरा इक्वल टू हो सकता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 होगी जब जी जे एक्स इज लेस देन सी जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस का। अब स्टेप 4 में हम लोग पॉइंट्स ढूंढते हैं जो कि मैक्सिमम मिनिमा के कैंडिडेट हो सकते हैं, उसी के लिए तो सारा मेथड है ये। तो वी फाइंड x और x ऐसा ढूंढते हैं जो सारे कंस्ट्रेंट को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो रिक्वायर x, अब हमें चाहिए रिक्वायर, जस्ट अ मिनट, रिक्वायर x टू satisfy the constraints g j x less than equal to c j, j is equal to 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, m तक। अब इन सब के लिए और फिर find x together, find x together with associated values। लैम्डा को भी ध्यान में रखना है ना, एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ, अभी करेंगे ना एग्जाम्पल,
तो वहाँ पे याद आएगा, अरे हाँ मैम ने ये पॉइंट लिखवाया था, ये भी हम लोग कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमें करनी है एक न्यूमेरिकल के अंदर, मतलब x को निकालना तो है लेकिन साथ ही साथ लैम्डा की वैल्यूज भी चेक करते रहेंगे, लैम्डा भी चाहिए हमें, और कंडीशन चेक करते रहेंगे कि वो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। अगर नेगेटिव आएगा तो फिर नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन लिखेंगे, वो पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, लैम्डा m विच सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशन। जितने भी ये कुंटकर वाले कंडीशन है वो सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वाले भी कंडीशन, ऑल दी कंडीशंस। अब स्टेप 2 to 4 जो है ना, इन्हीं को कहा जाता है कुंटकर कंडीशंस। क्या कहते हैं? कुंटकर, क्या हो गया इसको, एक मिनट, कुंटकर कंडीशंस। ठीक है, तो ये नेसेसरी है फॉर द सॉल्यूशन, नेसेसरी फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए कुंटकर कंडीशंस का होना जरूरी है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 18.18। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये काफ़ी मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद 18.19 जो है वो तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो आज के क्लास में 18.18 तो करेंगे ही, 18.19 भी करेंगे, और जिसने भी 18.19 कर लिया समझ लो कि उसको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम्पल 18.18 हम लोग करते हैं। इसमें है मैक्सिमाइज। ध्यान से देखना, जितने भी स्टेप्स मैंने अभी बताए हैं उन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम्पल 18.18 हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास जिन बच्चों ने लिया था उनको भी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, जिन्होंने आज लेट से ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो मैक्सिमाइज ax प्लस बी वाई, और ना समझ में आए तो आप मीटिंग लीव करके अपने आप जा सकते हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट क्लास में सारी क्लासेस कवर करके फिर आप आना। सब्जेक्ट 2, यानी क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज करना है हमें। ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच क्लियर कि हमें सिर्फ मैक्सिमाइज करना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सब्जेक्ट 2, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एल। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ गया बच्चे, और हम लोग अभी तक पढ़ते थे कि इज इक्वल टू रहेगा तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड लगाना है, वो हमें आता है। लेकिन 18.8 सेक्शन में नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए है कुंटकर कंडीशंस, तो उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। और भी कुछ दिया हुआ है, व्हेन द कोफिशिएंट्स, कौन कौन से कोफिशिएंट्स के बारे में बात हो रही है, तो ये रहे कोफिशिएंट्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये सब कोफिशिएंट्स है। तो व्हेन द कोफिशिएंट्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा आर ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट्स, मतलब ये सारे कोफिशिएंट्स नंबर है और वो भी पॉजिटिव है, इतना दे दिया है। अब हमें सॉल्व करना है। तो बच्चे सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको लिखवाया था वो क्या था? सबसे पहला मेथड था स्टेप 1 में कि लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है, जितने भी कांस्टेंट होंगे उतने लैम्डा आई लगा करके, उतने मल्टीप्लायर लेकर के। तो लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है तो एक ही लैम्डा आएगा। सो वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन, वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन बनाओगे तो उसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? इस क्वेश्चन में वेरिएबल हैं टोटल कितने? एक है x, एक है y, एक है z। सो देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो लैग्रेंजियन इज वेरी मच क्लियर कि लैग्रेंजियन में भी हमें 3 वेरिएबल दिखेंगे, इसलिए लैग्रेंजियन x y z के फॉर्म में बना रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लिया, कंस्टेंट एक ही है इसलिए एक ही लैम्डा आएगा, माइनस लैम्डा अल्फा एक्स स्क्वायर, एल को इस साइड लेते आएंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर माइनस एल। बना लिया लैग्रेंजियन। तो पहला तो हो गया। अब बाय फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ये स्टेप 2 में मैंने लिखवाया हुआ है आपको, बाय फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। जितने भी वेरिएबल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं।
दिस इज द नेसेसरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ ध्यान दो, ये रहा डेल एल बाई डेल एक्स आई इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 है, तो 3 के टर्म्स में करेंगे तो डेल एल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर डेल लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर डेल लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू जेड 0 करेंगे। तीनों को 0 करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। पहला जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी विल गेट ओनली a बस, और इधर मिलेगा -2 लैम्डा अल्फा x इज इक्वल टू 0 मिला। दूसरा क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b -2 लैम्डा बीटा y इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या मिलेगा, c z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c -2 लैम्डा गामा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक तो हमारे पास है ही, जब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो है हमारे पास अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो एक चीज जरा ध्यान दो ना कि यहाँ आपके पास एक्स वाई जेड है लेकिन कोई लैम्डा नहीं है, तो यहाँ से आप लैम्डा को एलिमिनेट कर सकते हो। इन द सेंस एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2 लैम्डा अल्फा। ठीक है, या आप लैम्डा को भी कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, लैम्डा को एलिमिनेट कर दो, एक्स को एलिमिनेट कर दो तो लैम्डा आ जाएगा a बाई 2 अल्फा एक्स। एक बार करके देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू b बाई 2 बीटा y, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू c बाई 2 गामा जेड। लेट इट बी 1 2 3 एंड दिस इक्वेशन इज 4th। लैम्डा 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 डालने से फायदा ये होगा, लैम्डा 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 इक्वेट करने से फायदा ये होगा कि आप 1 इज इक्वल टू 2 कर सकते हो दोनों में जब लैम्डा है, तो a बाई 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू b बाई 2 बीटा y। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो ध्यान से देखो, 2 2 कैंसिल, और y और x में रिलेशनशिप मिलेगा। y को अगर उधर ले जाते हो तो y इज इक्वल टू b बाई a अल्फा x बाई बीटा, मिल गया y की वैल्यू, b अल्फा x बाई a बीटा। अब 1 और जब थर्ड को आप इक्वेट करोगे, ये तो y और x में रिलेशनशिप हो गया, अब 1 और थर्ड को करोगे तो इनका RHS और इनका RHS दोनों सेम होगा, तो a बाई 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू c बाई 2 गामा जेड, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से आप z निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा c अल्फा एक्स बाई a गामा। अब देखो y भी इन टर्म्स ऑफ x आ गया, z भी इन टर्म्स ऑफ x आ गया, और x तो खुद x है ही, इन सबको पुट कर देंगे कहाँ, 4th में। तो पुटिंग x y z इन 4th में है क्या, अल्फा एक्स स्क्वायर है तो अल्फा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बीटा वाई स्क्वायर की जगह पे ये डाल देना है हमें, तो b अल्फा एक्स बाई a बीटा का होल स्क्वायर प्लस c, नहीं अल्फा बीटा गामा है, गामा जेड स्क्वायर, तो c अल्फा एक्स बाई a गामा स्क्वायर इज इक्वल टू l। अब बस इसी को सॉल्व करते रहो, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा बीटा स्क्वायर जो कि कैंसिल हो जाएगा, a बीटा a स्क्वायर बीटा प्लस गामा c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गामा तो कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे गामा स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर गामा इज इक्वल टू l। अब आप एक काम करो, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, अल्फा एक्स स्क्वायर कॉमन है, देखो अल्फा और एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अल्फा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर अल्फा बाई ए स्क्वायर बीटा प्लस सी स्क्वायर अल्फा बाई ए स्क्वायर गामा।
इज इक्वल टू एल। अब थोड़ा सा हम लोगों को एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो अल्फा एक्स स्क्वायर, नीचे एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन है, बीटा गामा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बीटा गामा प्लस ए स्क्वायर बीटा गामा, यहाँ पर गामा नहीं है तो आ जाएगा बी स्क्वायर अल्फा गामा प्लस यहाँ पर बीटा नहीं है तो सी स्क्वायर अल्फा बीटा इज इक्वल टू एल। देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, उधर ले जाओगे l के साथ, फिर अपना अलग अलग करके कर सकते हो। वैसे यहाँ पर एक दूसरा मेथड किया जा रहा है, सबको ऊपर को अल्फा बीटा गामा से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ अल्फा बीटा गामा। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। बाय अल्फा बीटा गामा प्लस बी स्क्वायर अल्फा गामा बाय अल्फा बीटा गामा प्लस सी स्क्वायर अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा गामा, नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर बीटा गामा बाय अल्फा बीटा गामा। अब देखो तो जरा, यहाँ पर बीटा गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर और आ जाएगा ए स्क्वायर बाय अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर बाय बीटा क्योंकि अल्फा और गामा कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर अल्फा और बीटा कैंसिल हो जाएगा तो गामा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बीटा गामा कैंसिल ए स्क्वायर बाय अल्फा इज इक्वल टू एल। अब जरा ध्यान से देखो, ये आ गया अल्फा एक्स स्क्वायर, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। जब आप इसको उल्टा करके लिखोगे अल्फा एक्स स्क्वायर और नीचे में है ए स्क्वायर अल्फा, देखो जरा, अब ज़्यादा नहीं करना, एक्स स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, सबको उस साइड लेते जाओ तो एल ए स्क्वायर बाई अल्फा और नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बी स्क्वायर बाई बीटा प्लस सी स्क्वायर बाई गामा। आ गया? अब देखो ये अल्फा जब दूसरे साइड जाएगा एक्स स्क्वायर इसके साथ चलाएगा, ए स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इंटू एल, वो कैंसिल नहीं होगा, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बी स्क्वायर बाई बीटा, बस अब खत्म ही होने वाला है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड और आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे ए स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर एल बाई ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बी स्क्वायर बाई बीटा प्लस सी स्क्वायर बाई गामा। x इज इक्वल टू, सिर्फ स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा ये वाला टर्म, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा स्क्वायर टर्म है जो कि मल्टीप्लाइड है, तो बाहर निकल करके क्या हो जाएगा बताना जरा, a बाई अल्फा फिर रूट अंडर एल बाई ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बी स्क्वायर बाई बीटा प्लस सी स्क्वायर बाई गामा। आ गया ये? तो ये कोई सिंपल x नहीं आया है, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से आया है, मैक्सिमा निकालना था हमें, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे x स्टार इज इक्वल टू a बाई अल्फा, और इस पूरे टर्म को अगर हम लोग u मान लें, अगर इस पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लें, म्यू मान लें, लेट म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि होगा तो ये कांस्टेंट है ना, तो सारे कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन एक नया कांस्टेंट हम लोग मान सकते हैं, ऐसा MME में 1 में भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल बाई म्यू, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल बाई म्यू हो जाएगा। तो ये आ गया x स्टार का वैल्यू। अब चलो देखना y क्या था हमारा, y और z भी तो निकाला ना, y इज इक्वल टू बी अल्फा एक्स बाई ए बीटा, तो y स्टार जब आप निकालोगे तो क्या था हमारा, b बाई ए अल्फा बाई बीटा इंटू एक्स, तो x स्टार हो जाएगा, तो b बाई ए अल्फा बाई बीटा a बाई अल्फा रूट अंडर l बाई म्यू, तो क्या क्या कैंसिल होगा, a कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, ये आ जाएगा b बाई बीटा
रूट अंडर एल बाई म्यू। तो ये वाई स्टार आ गया। अब जेड स्टार क्या हो जाएगा, तो सी बाई गामा रूट अंडर एल बाई म्यू। ठीक है, एल बाई म्यू। अब बुक में क्या किया है ना कि इस पूरे को ही अगर म्यू मान लेते हो, सिंपल सी बात है भाई, सारे कांस्टेंट का जो भी ऑपरेशन है वो भी एक कांस्टेंट आएगा, रूट वाला भी तो कांस्टेंट आएगा। तो पता है फायदा क्या होगा कि रूट सिर्फ हमें एल पे लेना पड़ेगा। अब कई बच्चे ना जबरदस्ती का जिद करते हैं कि मैम बुक में तो ऐसा था, इसलिए आपको ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और कोई बात नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई जेड। सो पॉइंट इज, जो कि मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ए बाई एल्फा रूट अंडर एल बाई म्यू कॉमा बी बाई बीटा रूट अंडर एल बाई म्यू कॉमा सी बाई गामा रूट अंडर एल बाई म्यू। आ गया इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आप कहोगे कि मैम आप इतने यकीन के साथ कैसे कर सकते हो, यही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। भाई देखो एक ही पॉइंट आया है और इस फंक्शन के पास क्या है, यहां पर है बाई ई वी टी, इट विल हैव मैक्सिमम, it will have maximum, so here maximum या minimum जो भी है, so here it is the only point of maxima, it is the only point of maxima। अब आप कहोगे कि मैम इसमें स्लैक इंट्रोडक्शन तो हमने किया ही नहीं, अगर स्लैक इंट्रोड्यूस कर भी देते हो तो पॉइंट तो हमारा निकल चुका है और एक ही पॉइंट था, इसलिए वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर एक से ज़्यादा होता तो फिर हमें लैम्डा वगैरह निकाल करके फिर चेक करना पड़ता। स्लैक इंट्रोडक्शन में क्या करना है, तो लैम्डा आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 इफ, ये लिखा नहीं था हमने, लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा था, ठीक है। तो स्लैक इंट्रोडक्शन देखो, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर इज लेस देन एल। ये मैंने आपको स्लैक में बताया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में कि दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं रहेंगे, दो इज इक्वल टू हो सकते हैं लेकिन इनइक्वलिटी नहीं रहेंगे। तो एक अगर इज इक्वल टू है तो फिर दूसरे को इनइक्वलिटी होना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। और अगर एक हमारा इनइक्वलिटी है तो फिर दूसरे को क्या होना पड़ेगा, इज इक्वल टू होना पड़ेगा। दो इज इक्वल टू तो चल सकते हैं खैर, लेकिन दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं चलेंगे। आई बात समझ में। तो ये था हमारा 18.18 जो कि आपको कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसके लिए फुल पूरा कंसंट्रेशन चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम भी लेने वाला है, और जिनको भी ये एग्जाम्पल समझ में आ गया फिर उनको कुंड टकर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो समझ जाएंगे कि कैसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं और हर केस को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो कंस्टेंट है इसलिए थोड़ा लेंदी होने वाला है, दो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर आएंगे तो कंडीशन भी केसेस भी इसके 4 बनेंगे। तो रेडी है, चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन लिखना, तो चलो एग्जाम्पल 18.19, इसमें है बच्चे मैक्सिमाइज 4z माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आज हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं ना तो बस एक क्लास और चाहिए, उसके बाद से चैप्टर 18 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद से फिर हम लोग असाइनमेंट और पीपी पे चलेंगे। तो 4z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू z लेस देन इक्वल टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट कंस्टेंट एंड दिस इज सेकेंड कंस्टेंट। ठीक है, अभी जो किया था एग्जाम्पल उसमें सिंगल कंस्टेंट था, इसमें दो कंस्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहचानना है कि जी1 जो है वो है z माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। g2 जो है दो कंस्टेंट है इसलिए g1 और g2 नाम दे दिया है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0।
और एफ एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, 4z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में सही कर ले, माइनस जेड स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तो ये आ गया एफ एक्स वाई जेड 4z, हमने तीनों को तो पहचान तो लिया है। अब करना क्या है, तो लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन इज, तो एल एक्स वाई जेड। नाउ सी, तो हमारे पास दो कंस्ट्रेंट थे इस क्वेश्चन में, दोनों को हमने पहचान लिया, G1 और G2, और पहला वाला हमारा फंक्शन है। लैग्रेंजियन फंक्शन बनाने जा रहे हैं बच्चे, तो लैग्रेंजियन फंक्शन बन गया एल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, पहले तो एफ एक्स वाई लिखेंगे 4z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब दो कंस्टेंट आएंगे, सो वी कैन यूज बोथ लैम्डा 1 लैम्डा 2, या फिर अलग अलग नेम दे सकते हैं कंस्टेंट को, लाइक लैम्डा एंड म्यू। सो वी आर चूजिंग टू लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, दैट इज लैम्डा एंड म्यू। सो माइनस लैम्डा जेड माइनस एक्स वाई minus mu, and the second constraint is x square plus y square plus z square minus 3. Now is it okay Lagrangian function? दो के साथ आ गया। अब by first order condition, by first order condition, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, याद है, लैग्रेंजियन को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार लैग्रेंजियन को y के रिस्पेक्ट में, और एक बार लैग्रेंजियन को z के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x इज हेयर, यहाँ और यहाँ, तीन जगह पे है, तो ये आ जाएगा -2x प्लस हो जाएगा लैम्डा y, और इधर हो जाएगा -2 म्यू x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड हमने एज्यूम कर लिया है, सो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर विल स्टार्ट विथ थर्ड, दिस इज थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y इज हेयर ओनली, हेयर एंड हेयर। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y और प्लस लैम्डा x -2 म्यू y इज इक्वल टू 0, लेट इट बी फोर्थ इक्वेशन। z के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो वी हैव टू प्लेसेस z, 4z, तो 4 -2z, और इधर है z का तो माइनस लैम्डा, और इधर है z -2 म्यू z इज इक्वल टू 0, लेट इट बी कंडीशन नंबर 5th। अब यहाँ पर स्लैक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो कितने स्लैक आएंगे यहाँ पे, 2 स्लैक, बिकॉज देयर आर 2 मल्टीप्लायर्स। तो ध्यान से देखना, स्लैक को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ इट इज इक्वल टू 0, ये तभी होगा जब दूसरा वाला इनइक्वलिटी होगा, z इज लेस देन एक्स वाई। दूसरा म्यू के बारे में भी कुछ ऐसा ही, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और म्यू 0 तब होगा इफ सेकेंड कंस्टेंट को लेस देन वाला कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन 3। लेट इट बी 6th कंडीशन एंड लेट इट बी 7th कंडीशन। अब ध्यान से सुनो, एक टर्म आता है इनएक्टिव और एक्टिव। जब इनइक्वलिटी को इनएक्टिव कहेंगे, इसका मतलब है वी आर नॉट यूजिंग इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसी कोई चीज यूज हो रही होगी। सो केस 1 वी आर गोइंग टू डील विथ। अब इसमें 4 केस इसलिए बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा एंड म्यू। एक बार लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, एक बार म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार दोनों 0 होंगे, एक बार उल्टा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार दोनों ग्रेटर देन होंगे। तो इस तरीके से 4 केस बनेंगे। तो केस 1 में वी आर टेकिंग बोथ इनइक्वलिटी इन एक्टिव, बोथ इनइक्वलिटीज आर इनएक्टिव। इनएक्टिव बोले तो दैट मीन्स इनइक्वलिटी हमें यूज करना है,
यानी लैम्डा और म्यू के बारे में डेट इज ये और ये, z इज लेस देन एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन 3। नाउ टेल मी कि जब z इज लेस देन एक्स वाई होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। 0 फ्रॉम कंडीशन 6। और ये भी जब लेस देन है तब म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। म्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 7th। तो बच्चे देखो ये आ गया, जब दोनों इनइक्वलिटी इनएक्टिव होंगे तो इनएक्टिव के लिए कुन-टकर कंडीशंस ने क्या कहा है कि जब भी इनएक्टिव होंगे तो फिर जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर होता है उसकी वैल्यू आपको 0 लेनी है। देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लेना है, इसलिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और म्यू भी 0 आ जाएगा। अब जब दोनों 0 होंगे तो हमारे जो इतने सारे इक्वेशन है इन पे क्या असर पड़ेगा, इन पे भी तो कुछ इफेक्ट आएगा ना। तो उसी चीज को हम लोग करने जा रहे हैं। नाउ पुटिंग इन 3, 4 एंड 5, पुटिंग इन, क्या पुटिंग, तो म्यू एंड लैम्डा। पुटिंग म्यू इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन 3, 4 एंड 5। तो देखना जरा, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं। 3 में क्या है, -2x, -2x का -2x ही रहेगा। लैम्डा तो 0 हो गया, म्यू भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 0। अब जो 4 में पुट करेंगे तो -2y, फिर लैम्डा 0 म्यू 0 इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 -2z, लैम्डा और म्यू दोनों 0 तो इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू मिल गई 2, मिल गई आप। तो इस पॉइंट को लिखेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि पॉइंट 002 जो है ना वो कैंडिडेट बनने वाला है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अभी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनको चेक करना पड़ेगा हमें। हमने इसमें माना है ना, ये लिया है ना कि इस वाले कंडीशन में ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 से छोटा होना चाहिए। जब इसको करके देखते हैं तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट लेस देन 3। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जब हम लैम्डा और म्यू को 0 लेकर के चलते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल इन दिस केस। मतलब इस वाले केस में जब दोनों इनइक्वलिटी होल्ड करेंगे, दोनों स्लैक कंडीशन वाले जो है वो स्लैक वाले इनइक्वलिटी होल्ड करेंगे, उस केस में कोई पॉइंट हमें नहीं मिलने वाला। समझ में आ गई बात। 4 केस कैसे बनेंगे वो समझ में आ रहा है। पहले केस में दोनों इनइक्वलिटी है, अब दूसरे केस में एक को इनएक्टिव लेंगे, दूसरे को एक्टिव लेंगे। केस 1 इज क्लियर। बढ़े केस 2 की तरफ। केस 1 में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है जिसपे मैक्सिमा आने के चांसेस हो। अब केस 2 में आते हैं बच्चे। केस 2 में है व्हेन 1 इज एक्टिव, यानी पहला वाला जो है वो एक्टिव है एंड 2 इज इनएक्टिव। 1 इज एक्टिव का मतलब है 1 और 2। देखो कंडीशन हमने किसको दिया था, ये है 1 एक्टिव है तो z इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। एक्टिव का मतलब इज इक्वल टू होने लगता है और इनएक्टिव का मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 3 होने लगेगा। समझ में आई बात। तो पहले दैट इज z, अच्छा पहले वाले को इनएक्टिव लिया और दूसरे वाले को एक्टिव लिया है। 1 मिनट, पहले वाले को इनएक्टिव और दूसरे वाले को एक्टिव लिया है। तो पहले वाले को इनएक्टिव तो पहले वाले में लेस देन हो जाएगा और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आई बात। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब जरा इधर देखें आप 6th और 7th कंडीशन में कि जब z इज लेस देन एक्स वाई होगा तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू 0 ले लेनी है, और जब ये लेस देन 3 होगा तब म्यू 0 होगा, और लेस देन 3 नहीं है तो म्यू 0 नहीं होगा।
म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? फ्रॉम कंडीशन नंबर 6 और ये आया फ्रॉम कंडीशन नंबर 7। म्यू 0 नहीं है लेकिन लैम्डा 0 है। अब फिर से वही 3, 4, 5 में हमें यूज करना है। सो पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन 3, पहले 3 में डाल करके देखते हैं। 3 क्या है? पहली इक्वेशन कहाँ गई? ये रही 3। इसमें लैम्डा की जगह पे 0 डाल देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या एक्स की वैल्यू आएगी -2x -2 म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। यही है ना, लैम्डा की जगह पे 0 डाल दिया तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस म्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके दो केसेस निकलेंगे, या तो म्यू -1 हो या फिर एक्स 0 हो। ये नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि स्लैकनेस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो म्यू तो भाई -1 नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा। सारे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर जो है स्लैकनेस कंडीशन वाले में, उसमें सभी नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा, नेगेटिव नहीं है। तो बस हमारे पास अब एक ही यूज करने को कंडीशन बचा है, एक ही हम लोग यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 किस में? इन इक्वेशन नंबर 4 में। देखो तो जरा 4th 3 4 5 भाई तीनों को यूज करना है ना सॉल्यूशन निकालने के लिए। 4th में यूज करेंगे x की जगह पे 0, तो x 0 हो गया, तो 2y -2 म्यू y इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। तो आ जाएगा -2y -2 म्यू y इज इक्वल टू 0। फिर माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस म्यू इंटू y मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो म्यू इज इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल। तो फिर एक ही मिला हमें y इज इक्वल टू 0। चलो अब पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन किस में? z चाहिए हमें भाई, z चाहिए। क्या 5th में z है? 5th में भी अगर आप पुट करते हो 4 -2z -2 म्यू, तो इसमें पता है क्या दिक्कत आएगी? म्यू की वैल्यू नहीं पता है हमें। देखो 5th में क्यों नहीं पुट किया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ने 5th इक्वेशन को क्यों छोड़ दिया। तो 5th इक्वेशन में बच्चे म्यू की वैल्यू नहीं पता है और z दो अननोन है, तो कुछ नहीं सॉल्व होने वाला, सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग पुट करेंगे इसको कहाँ पर? तो इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसको भी कुछ नाम दे देते ना तो अच्छा रहता। इसको नाम दे दो 8, क्योंकि ये इज इक्वल टू इक्वेशन है। तो जब हम केस 2 के अंदर में वर्क कर रहे हैं, तो केस 2 में जो कंडीशन है उसको तो यूज कर सकते हैं ना, x² + y² + z² इज इक्वल टू 3। भाई ऐसा x y z निकालना है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो केस 2 का ये भी तो कंडीशन है। तो पुटिंग इन 8, x² + y² + z² इज इक्वल टू क्या है? 3 है। इसमें पुट करेंगे तो 0² + 0² + z² इज इक्वल टू 3। तो ये हमें दे देगा z² इज इक्वल टू 3, ये दे देगा z इज इक्वल टू ±√3। अब दो कंडीशन निकलेंगे, ध्यान से देखना। अगर z इज इक्वल टू √3 लेते हैं और z इज इक्वल टू -√3 लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक कंडीशन को तो हमने देख लिया, दूसरे कंडीशन को तो देखा ही नहीं कि भाई z किससे छोटा होना चाहिए? x × y से। ऐसा पॉइंट लेना है जिसका z x × y से छोटा हो। तो यहां पर x × y जब करोगे तो 0 है और z इज इक्वल टू कितना है? √3 है। तो क्या x × y जो है, क्या z जो है वो x × y से छोटा है? नहीं है ना। z तो पॉजिटिव है और x × y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। z तो पॉजिटिव है और x × y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा लग रहा था कि 0 0 √3 कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन वो भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए नॉट पॉसिबल। अब z इज इक्वल टू -√3 के पास चलते हैं, लग रहा है ये तो पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी 0 0 और -√3 पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। x × y करेंगे 0,
और z इज इक्वल टू है -√3। तो भाई सही है, z तो छोटा आ गया x इंटू वाई से, z तो छोटा आ गया x इंटू वाई से। लेकिन इन पे एक और कंडीशन है लैम्डा और म्यू का। तो ध्यान से सुनो, लैम्डा तो 0 है, म्यू को देखना है कि म्यू जो आएगा वो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। तो म्यू के लिए कौन सी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें? देखो जो एक इक्वेशन छूटा हुआ था ना, 5th इक्वेशन, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास म्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड है और लैम्डा है, तो म्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग इन एक्स वाई जेड लैम्डा इन 5 में जब पुट करोगे तो 5 इक्वेशन है, 4 - 2z माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू जेड इज इक्वल टू 0। 4 - 2z, जेड की जगह पे डाल देंगे -√3, लैम्डा की जगह पे 0, -2 म्यू जेड की जगह पे -√3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 + 2√3 + 2 म्यू√3 इज इक्वल टू 0। म्यू की वैल्यू चाहिए, तो 2 म्यू√3 इज इक्वल टू -4 + 2√3, म्यू आ जाएगा -4 + 2√3 बाय 2√3। नेगेटिव आ गया, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि म्यू और लैम्डा दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव, नहीं चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो एक पॉइंट हमें कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा था जिसपे मैक्सिमा के लिए हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे, वो भी पॉइंट कैंसिल हो गया। सो नो पॉइंट इन दिस केस ऑल्सो। अभी तक 2 ही केस हुए हैं, इन दिस केस ऑल्सो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? केस 1 में दोनों हमने इनएक्टिव ले लिए थे, केस 1 में दोनों इनएक्टिव लिए थे, तो दोनों लैम्डा और म्यू हो गया था 0। केस 2 में पहले वाले को इनएक्टिव और दूसरे वाले को एक्टिव लिया था। अब केस 3 में उल्टा होगा, क्या होगा? पहले वाले को एक्टिव और दूसरे वाले को इनएक्टिव लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो केस 3, when first is active, second is inactive। फर्स्ट अगर एक्टिव है तो एक्स वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, और सेकेंड इनएक्टिव है तो x² + y² + z² इज लेस देन 3 हो जाएगा। अब आपको याद है कि अगर एक लेस देन 3 है तो इसका मतलब है म्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 3 4 5 6 7, 7th होगा, फ्रॉम 7th। और यहाँ पर लैम्डा जो है वो 0 नहीं आ रहा है। लैम्डा के बारे में अभी कुछ नहीं पता है कि लैम्डा क्या होगा। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा कुछ होगा अपना, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी नहीं पता है। तो चलो अब इस केस में बढ़ते हैं, लेकिन इस केस में बढ़ते वक्त x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड है। तो एक हमें एडिशनली कुछ सोचना पड़ेगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इस वाले केस में कहा जा रहा है कि आप x एक बार नॉन जीरो और एक बार x 0 दोनों लेकर के चलो, समझ में आ जाएगा कि क्यों ले रहे हैं। तो ये लेना है हमें। देन इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 क्या था जरा देखना। इक्वेशन 4 थी ये वाली, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया ना। इक्वेशन 4 है ये वाली, -2y + λx - 2 म्यू y इज इक्वल टू 0। क्योंकि म्यू हमारे पास 0 आ चुका है ना, इसलिए इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करके कुछ देखना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा -2y + λx - 2 म्यू 0 है, y इज इक्वल टू 0। तो आ गया। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे पेशेंस रखना होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। -2y + λx इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2y/x। आप इसको कहीं पे स्टोर करके रख लो। अभी हम लोग इस वाले केस में चल रहे हैं, सब केस है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इस लैम्डा को पुट कर दो कहाँ पर, पुटिंग इन थर्ड। फोर्थ में इसलिए डाला था क्योंकि म्यू हमारे पास 0 था। अब थर्ड में डालेंगे, थर्ड में डालने से फायदा क्या होगा कि अब हमारे पास लैम्डा आ चुका है और म्यू भी 0 है, तो कुछ ना कुछ x और y का रिलेशनशिप आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? म्यू 0 है तो थर्ड टर्म, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और बचेगा y और x के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा, फिर उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पुटिंग इन थर्ड, -2x प्लस 2 लैम्डा y है तो 2y/x, ये लैम्डा हो गया, इंटू y -2 म्यू x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -2x प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। आ गया y² इज इक्वल टू x²। अब इसके दो केस बटेंगे बच्चे, y इज इक्वल टू +x, y इज इक्वल टू -x। अगर y इक्वल टू प्लस एक्स है तो ये वाला कंडीशन लगेगा या नहीं, ये आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने लैम्डा निकाला हुआ है y और x के टर्म्स में, और लैम्डा के लिए पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बड़ी आसानी से जज हो सकता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2y/x, y की जगह पे x डाल देना है, +x, तो x/x कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो दिस केस इज ओके, मतलब y इक्वल टू +x कंडीशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जब -x को चेक करते हैं तो 2y/x, y की जगह पे -x डाल देंगे तो ये आ जाएगा -2, नॉट पॉसिबल। यानी इस केस को यहीं पे क्लोज करो, y इक्वल टू -x नहीं चलेगा। अब यूजिंग y इक्वल टू, देखो एक केस के बाद एक केस नए नए केस कैसे खुलते चले जा रहे हैं। अगर y इक्वल टू x हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास xy इज इक्वल टू z भी है। पुटिंग इन xy इज इक्वल टू z, तो हमें मिलेगा z इज इक्वल टू x², है ना? z इज इक्वल टू x², जिसका लैम्डा कितना है, विथ लैम्डा इज इक्वल टू 2। देखो 3 और 4 हमने यूज कर लिया, 5 का भी यूज करना है, तो पुटिंग इन 5, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ना पॉइंट। ऐसा नहीं कि एक ही दो को सेटिस्फाई करके आप पॉइंट निकाल दें, तब तो फिर गलत हो जाएगा, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुटिंग इन 5, 5 में क्या है, 4 - 2z माइनस लैम्डा -2 म्यू z इज इक्वल टू 0। इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो 4 - 2, z की जगह पे x² डाल देंगे, x², लैम्डा क्या आ गया, 2 आ गया, -2, और म्यू क्या था, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 - 2, 2 - 2 x² इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1। और सिंस y इज इक्वल टू क्या था हमारा, x था, तो y² इज इक्वल टू x², दोनों की वैल्यू 1 आ गई, और z² की भी वैल्यू 1 आ गई। क्यों? क्योंकि z क्या है हमारा, x² है। कुछ ऐसे लिख दो ना, z² इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 1, x² का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, x² इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 1, z। अब आप कहोगे मैम आपने सबको स्क्वायर के फॉर्म में क्यों निकाला? तो बच्चे ऐसे ही नहीं निकाला, देखो ना, ये जो है ये भी तो कंडीशन चेक करनी है कि केस थर्ड में हमने इसको तो इज इक्वल टू लिया, लेकिन इसको तो लेस देन वाला लिया है। तो जो हमारा पॉइंट आ रहा है x² 1, y² 1, z² 1, अब इसको पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 इज नॉट लेस देन 3, ये तो एग्जैक्टली 3 है, लेस देन 3 तो नहीं आ रहा, तो नो सॉल्यूशन। कब कब कुछ याद आ रहा है? स्टार्टिंग से ही हम लोग एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, व्हेन
x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें। जब x 0 से अलग कोई भी वैल्यू हम लोग सोच करके अगर चलते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब समझ में आया मैंने क्यों लिया था ये वाला केस? तो अब एल्स में लेकर के चलेंगे। इफ था ना, वहां पे इफ लगा दो। इफ एल्स आपने क्लॉज पढ़ा होगा तो इफ लगा ही हुआ है। एल्स एल्स वाले कंडीशन में x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको आप पुट कर दो 4 में। 4 क्या था? -2y प्लस लैम्डा x माइनस था 2 म्यू y इज इक्वल टू 0। देखो हमने ना इसके अंदर में ये लेकर के चला कि x 0 के अलावा कुछ और मिल सकता है या नहीं मिल सकता। कभी मिलेगा ही नहीं, कंडीशन ही नहीं आ रहा, ये फुलफिल ही नहीं कर रहा। तो अब दूसरा होप बचता है x इज इक्वल टू 0 के साथ, उसमें करके देखते हैं। अगर उसमें नहीं मिलेगा तो फिर थर्ड केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह पे 0 डाल रहे हैं, म्यू तो 0 है ही, y क्या मिल गया? 0 मिल गया, और z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो z भी हमें 0 मिल गया। तो 0 0 0 तो एक कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें हम लोग पहले वो चेक करेंगे ना, 0 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस लेस देन 3, यस। सो ध्यान से देखो, 0 0 0 ने हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो 0 0 0 इज द कैंडिडेट। इसका लैम्डा कितना मिल रहा है? लैम्डा हमने निकाला? नहीं निकाला। तो फिफ्थ में पुट करोगे लैम्डा के लिए, तो फिफ्थ में है 4 माइनस 2 जेड माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू जेड इज इक्वल टू 0। तो भाई म्यू तो 0 ही हो जाना है। 4 माइनस 2 जेड इज 0, जेड 0 है, म्यू 0 है, और म्यू नहीं 0 है तो जेड भी 0 ही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 4। तो विथ लैम्डा इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग येलो में शेड कर लेंगे ताकि जब हम पीछे स्क्रॉल करें तो हमें पॉइंट को ढूंढने में दिक्कत ना हो, बड़ी आसानी से पहचान में आ जाएगा। हमने कहीं पे मार्क किया हुआ था कि 3 केस में, फर्स्ट केस में कोई पॉइंट नहीं मिला, सेकेंड केस में कोई पॉइंट नहीं मिला, थर्ड केस में भी बड़ी मुश्किल से जब x इज इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में चले तो उसमें एक पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट केस में भी ढूंढ लें कोई पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब लास्ट केस हो जाएगा तो जितने पॉइंट मिले होंगे सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल करके मैक्सिमा डिसाइड कर लेंगे। लेकिन लास्ट केस भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो 10 मिनट और लगने वाले हैं आपके। केस फोर्थ, केस 1 में दोनों को इनएक्टिव लिया था, केस 2 में एक इनएक्टिव था, दूसरा वाला केस 3 में उसका अपोजिट था। अब केस 4 में दोनों को एक्टिव ले लो, दोनों को एक्टिव ले लो, 1 यानी दोनों में इक्वल टू लगा दो, 1 and 2 both are active, both are active मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसमें फायदा नहीं मिलने वाला है। इससे पहले तीनों केस में कोई एक 0 हो जाता था, या तो म्यू 0 हो जाता था या लैम्डा 0 हो जाता था, तो बड़ी आसानी से इक्वेशन से सॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब लैम्डा और म्यू दोनों अब दिखने वाले हैं, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होने वाला। तो फ्रॉम थर्ड हमारे पास है -2x प्लस लैम्डा वाई माइनस 2 म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम फोर्थ, क्योंकि काफ़ी पीछे जा चुका है इसलिए एक बार लिख लेते हैं, और -2y प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2 म्यू वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें कुछ करना है। देख रहे हो कुछ एक पैटर्न देखो जरा, x है उतना ही y है, लैम्डा y है उतना ही लैम्डा x है, म्यू x है उतना ही म्यू y है। तो अगर हम थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दें तो -2 आ जाएगा कॉमन, और इधर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस लैम्डा y माइनस एक्स -2 म्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है हमें, y माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें, y माइनस एक्स ले लेंगे तो माइनस माइनस का हेर फेर हो जाएगा, तो 2
प्लस लैम्डा, इधर भी y माइनस एक्स लेंगे तो ये प्लस 2 म्यू बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब या तो y इज इक्वल टू एक्स हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 0 नहीं होगा, किसी भी कीमत पर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एटलीस्ट होगा। भाई 2 तो है ही ना, ये 0 हो भी जाए, ये 0 हो भी जाए तो 2 तो रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, इसलिए ये तो 0 होने से रहा। तो देर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि y माइनस एक्स को 0 होना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x कंडीशन आ गया। अब y इज इक्वल टू एक्स को यूज करना है, तो पुटिंग इन z इज इक्वल टू एक्स वाई, z इज इक्वल टू एक्स वाई में पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया, बहुत बढ़िया। एक तो इस कंडीशन में यूज किया हमने, इस वाले में, इसमें भी चलो लगे हाथों यूज कर देते हैं। पुटिंग इन किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसमें जब पुट करेंगे तो x तो x ही है, भाई y इज इक्वल टू एक्स है, और z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कैसे करें, तो एक्स स्क्वायर को कुछ p वगैरह कुछ लेट कर लेते हैं ना, t अगर लेट कर लेते हैं तो ये भी t हो गया, ये हो गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बगल में लिख देना लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब पावर 4 का हो और डिग्री 2 हो तो इसको क्वाड्रेटिक जैसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो t इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 16 है 4/2, तो t की वैल्यू 2 निकलने वाली है, माइनस 2 प्लस 4/2 या फिर माइनस 2 माइनस 4/2, तो t इज इक्वल टू आ गया 4 में से 2 गया 2 1, और इधर आ गया माइनस 6/2 तो माइनस 3, तो t की वैल्यू 2 आ गई बच्चे। t क्या है, इसमें ना बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ जी बच्चे का ध्यान थोड़ा भी नहीं भटकता है, वो थोड़ा सा प्रेशर झेल सके, उन्हीं को ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। अगर आप इसको, मेरी तरफ से एक सजेशन माना, आप इसको 3 टाइम्स करना, अगर 3 बार में नहीं समझ में आता है तो इसको इतना बड़ा काटा मारना कि इसको जीवन में दोबारा कभी नहीं देखना, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऐसे टॉपिक को समझाने के पीछे मकसद होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आएगा तो सिंगल कंस्टेंट वाले या 2 कंस्टेंट में भी बहुत इजी सा आएगा, इतना घुमाने वाला नहीं आएगा। देख रहे हो कि 1 घंटे से हम लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टाइम भी कुछ मैटर करते हैं एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के लिए। तो बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, मैम तो करते जा रही है करते जा रही है, तो भी इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो सिंगल कंस्टेंट वाला आएगा, इसके पहले जो हमने किया था उस टाइप का। तो t की वैल्यू आ गई 1 और -3, मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि t कहीं आप बाद में भूल ना जाए, t इज एक्स स्क्वायर, इस चीज को अब हम लोग यूज करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 नॉट पॉसिबल। तो देखो ना धीरे धीरे सारे केसेस हटते चले जाते हैं, तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो हमें मिल गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला है, तो एक्स इज इक्वल टू +1 भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है, और इधर देखो y इज इक्वल टू एक्स था और z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू एक्स है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो पॉइंट क्या मिलेगा 1 1 1, इधर क्या मिलेगा -1 -1, और z इज एक्स स्क्वायर तो +1, 2 पॉइंट मिल रहे हैं हमें। अब इन दोनों पॉइंट को चेक करना है कि ये कैंडिडेट बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कितना सही है ये, 2 तो पॉइंट नजर आ रहे हैं कि भाई ये लोग कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन अब चेक करेंगे ना, एट 1 1 1, इक्वेशन 3
एंड 4 दोनों में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 में पुट करोगे -2 प्लस लैम्डा, आप अपना देख लेना, बस एक्स वाई जेड सबको 1 ही पुट करना है। 2 म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो -2 प्लस लैम्डा, अच्छा 1 मिनट, और इक्वेशन 4 में पुट करेंगे 4 -2 माइनस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये फ्रॉम थर्ड, ये फ्रॉम फोर्थ पुट करने के बाद, तो 4 -2 2 माइनस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, गौर से देखो इन दोनों को, दिस एंड दिस। किसके लिए सॉल्व करना है? लैम्डा और म्यू के लिए, लैम्डा और म्यू के लिए। और चेक करना है कि लैम्डा और म्यू दोनों नेगेटिव तो नहीं हो रहेगा। नेगेटिव नहीं हो रहेगा तो ये फिर कैंडिडेट हो जाएगा। देखो -2 प्लस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0, आमने सामने लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 माइनस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -4 म्यू इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 0। चलो ओके, ओके बिल्कुल सही है, म्यू नेगेटिव तो नहीं आया कम से कम। म्यू इज इक्वल टू 0 डाल दो तो -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये भी आ गया। ओके, सो 1 1 1 with mu is equal to 0 and lambda is equal to 2 is also a candidate। दूसरा कैंडिडेट मिल गया बच्चे। अब आप इसको येलो से शेड कर लो ताकि हमें कैंडिडेट ढूंढने में दिक्कत ना हो लास्ट में। अब बस थोड़ा सा और 5 मिनट और रह गया है, उसके बाद से ये क्लास हमारी आज की ख़त्म हो जाएगी। एक और पॉइंट पे यही सारा कुछ करना है। वो पॉइंट कौन सा है? -1 -1 1। एक बार कर ले, -1 -1 1। जब आप इसको पुट करोगे इन 3 4 एंड 5, ध्यान से देखो, 3 में पुट करोगे -2 -1 प्लस लैम्डा इंटू -1 -2 म्यू जेड की जगह पे -2 म्यू क्या है थर्ड में, 1 मिनट, थर्ड इक्वेशन क्या थी? -2x प्लस लैम्डा वाई -2 म्यू एक्स था, -2 म्यू एक्स, इसलिए -1 इज इक्वल, आप देख लेना अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ से मिल रहा है हमें 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब फोर्थ इक्वेशन में डाल रहे हैं -2 -1 प्लस लैम्डा -1 -2 म्यू -1 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम चीज मिला, 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। अब फिफ्थ इक्वेशन में डाल रहे हैं तो 4 -2 माइनस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। इसमें हमें मिलेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी तो 2 माइनस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों इक्वेशन तो सेम नजर आ रहे हैं बट दिस इज डिफरेंट, तो आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दो। तो 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, 2 माइनस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। जब आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल, 4 म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू 0 मिल गया। और जब म्यू इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मिल गया, बिल्कुल सही है। सो -1 -1 1 इज विथ लैम्डा एंड म्यू भी लिखना पड़ेगा, विथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ कैंडिडेट। बस अब 1 मिनट और, अब बस सब पे वैल्यू निकाल लेना है। देखो हमें टोटल 3 कैंडिडेट्स मिले हैं, केस थर्ड में 1 मिला था, केस फोर्थ में 2 मिले हैं।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पॉइंट्स और उस पे निकालना है एफ। फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4z माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और कैंडिडेट हमारे तीनों कौन कौन से हैं, येलो से हमने शेड कर रखा है। ये देखो 0 0 0 एक कैंडिडेट था, फिर 1 1 1 एक कैंडिडेट है और एक तो सामने में दिख रहा है। तो 0 0 0, फिर है 1 1 1, फिर है -1 -1 1। अब बस इसमें पुट कर देना है और कुछ नहीं है, सो सिंपल। 0 0 डाल दोगे तो 0 0 0 0 0 ही मिलेगा। 1 1 1 डाल दोगे तो 4 4 -1 -1 -1, 4 -3 कितना बच गया, 1 बच गया। और -1 डाल दोगे जेड की जगह पे 1, तो 4 माइनस का -1 +1 फिर +1, एक्स क्यूब -1 होगा, बाकी स्क्वायर था तो ये 4 +1 -1 -1, एक एक कैंसिल, 3 आ गया। 3 आएगा या 1 आएगा, एक मिनट। 4z माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सही है मेरे ख्याल से। -1 -1 और ये हो गया +1 और 4, 5 -2 3, ये आ गया मैक्सिमम। सो मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 किस पे आ रहा है, एट -1 -1 1। हो गया। तो यही था हमारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर 18.18 था शायद, देख लेते हैं। आज की क्लास बच्चे यही तक है, नहीं 18.19, दैट वाज एग्जाम्पल 18.19, जो कि काफ़ी बड़ा था, 4 केसेस बने थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। जिनको समझ में आ रहा होगा ना उनको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ आज लग रहा है कि कुछ हमने कुछ अच्छा टॉपिक या डिफ़िकल्ट सा चीज़ किया है। जब आप डिफ़िकल्ट सा चीज़ करते हो तो आपको, कुछ बच्चों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई आज हमने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ और इतना डिफ़िकल्ट चीज़ हमने समझ लिया। एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझना ज़रूरी था, इसलिए एग्जाम्पल कराना पड़ा मुझे। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास में चलेगा सेक्शन 18.9, लास्ट क्लास होगी हमारी सेक्शन 18.9, जिसमें मोर ऑन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, मोर ऑन, और एक एग्जाम्पल भी करेंगे, मोर ऑन नॉन लीनियर। एग्जाम्पल छोटा सा होगा, अब ऐसी कोई बात नहीं है, बस थ्योरेटिकल है और एक छोटा सा एग्जाम्पल करना है हमें। लेकिन क्लास नंबर कौन सा होगा मुझे याद ही नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा पीछे। शायद आज की क्लास 7th क्लास थी, केस 4। आज की क्लास लगता है मुझे मैक्सिमम ड्यूरेशन की हुई होगी टॉपिक की वजह से। हाँ जी, इसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया था ना हमने, आने दो कुंटकर कंडीशन। हाँ जी, अब क्लास 7th, तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 8। लेकिन फिर वही बात, जिन्होंने 6 और 7 किया होगा ना उन्हीं को क्लास 8 भी समझ में आएगा। जाहिर सी बात है, जब लास्ट क्लास है तो सब कुछ आप पढ़ करके आओगे, तभी लास्ट क्लास में कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं तो वो आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट्स मुझे लिखवाना है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो फिर टाइम लगेगा लिखने में, और आज की क्लास जैसा नहीं होना है, आज की क्लास ही अच्छा होगा नेक्स्ट क्लास। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।